नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। हर कोई 1 फरवरी का इंतजार कर रहा है क्योंकि इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि इस बार बजट में महंगाई से राहत मिलेगी या फिर जेब पर बोझ पड़ेगा। इधर उत्तराखंड सरकार को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा। उत्तराखंड सरकार ने जैसलमेर में हुई प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और जल संरक्षण जैसी योजनाओं के लिए विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया था। हरिद्वार के कारोबारियों ने भी बजट में राहत की मांग की है और महिलाओं ने महंगाई कम करने की भी बात रखी है। देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिर बजट से उम्मीद तो है, लेकिन आखिर बजट में प्रदेश के लोगों को मिल क्या रहा है। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो वैसे तो 11वां बजट है, लेकिन निर्मला सीतारमण जो है 9वीं बार बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ मिलेगा ये तो अभी उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि धामी सरकार ने 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पर्यटन की उम्मीद, परिवहन, जल संरक्षण और इसके अलावा अधिक धन की उम्मीद लगाई जा रही है। योजनाओं के लिए विशेष पैकेज का अनुरोध भी किया गया है। धार्मिक पर्यटन को वित्तीय प्रावधान की मांग, बागेश्वर से कर्णप्रयाग के बीच रेलवे संरक्षण का अनुरोध किया गया। रामनगर से कर्णप्रयाग के बीच जो संरक्षण होना है उसकी मांग लगातार हो रही है। इसके अलावा भूजल संरक्षण के लिए नई केंद्र पोषित योजनाओं की मांग हो रही है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि एम्स स्थापित करने की मांग हो रही है। राज्य में आपदा मोचन निधि के मानकों में संशोधन की मांग उठ रही है। वृद्धा पेंशन में केंद्रांश को बढ़ाकर 500 करने का अनुरोध है। अब सवाल यह है कि बजट तो पेश हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों में तो नाराजगी व्यापारियों में, महिलाओं में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो आखिर सरकार भारी भरकम बजट पेश करती है, इसके अलावा इतना पैसा खर्च हो रहा है योजनाओं के नाम पर, हाईवेज के नाम पर, व्यापारी खुश क्यों नहीं है और क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट में, ये एक बड़ा सवाल है। बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश्वर पैन्यूली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका। आशीष सैनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत। और स्टूडियो में राजेश बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी राजेंद्र जी बहुत स्वागत है। तो राजेश्वर पैन्यूली जी, अब देखिए 9वीं बार बजट पेश हो रहा है, लेकिन अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई, आपको नहीं लगता कि जो व्यापारी हैं, महिलाएं हैं या और लोग हैं राज्य के, उनके लिए भी कुछ काम करना होगा, या फिर भारी भरकम बजट 1000 करोड़, 9000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये करोड़ों का बजट जनता को कुछ सुविधाएं भी दे रहा है कि नहीं? देखिए, आपसे सुविधाओं की बात करें तो सुविधा 100% मिल रही है। पिछली बार अगर आप नॉर्मल की बात करें तो टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख के इनकम तक को टैक्स मिलेगा और सैलरीड के लिए 12,75,000 का टैक्स फ्री कर दिया था। एमएसएमई की बात करें तो उसकी भी लोन की अपेक्षाएं जो उनकी थी उनकी पूरी करने के लिए पूरी कोशिश की। जो उसमें जो टेक्निकल प्रावधान आ रहे थे कि कंपनियां उनकी रीपेमेंट नहीं करी थी, उससे भी रिलेटेड प्रोविजंस ला करके उनको फोर्स अपॉन किया गया कि आप पेमेंट इनकी एमएसएमई जो छोटे सेक्टर के उनको पेमेंट की। इसी ढंग से हम ठेले वाले व्यापारी की बात करें, उनके लिए भी लोन की सुविधा है। मिडिल वाले की बात करें तो उनके लिए भी लोन की सुविधा, और उनके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें भी लगातार सुविधाएं दी गई है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला। आप मतलब मेरे कहने की बात नहीं, आपको खुद भी दिखाई देता होगा कि हम पर्टिकुलर स्टेट की उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी लगातार सुविधाएं बढ़ती चल रही हैं। और ऐसी कोई जगह जैसे कहीं भी आपदा आती है उसके लिए भी सुविधाएं दे रहे। और जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस टाइम अपना प्रपोजल दिया है वो भी काफी अपेक्षित है। मुझे तो राजेश्वर जी, मांग ही हो रही है। मैंने अभी देखा कि ये मांग रखी है, इसके लिए मांग रखी है, मांग ही रख रहे हैं या क्रियान्वयन भी हो रहा है? मिल भी रहा है नहीं केंद्र से कुछ, या फिर लॉलीपॉप मिल रही है, बस आश्वासन ही मिल रहे हैं खाली? नहीं, देखिए 100% मिल रहा है। जितनी आप मांग रख रहे हैं कई जगह मांगों से भी ज्यादा मिल रहा है, उसकी बात नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको जब केंद्रीय बजट की बात होती है ये किसी स्टेट की बात नहीं होती है, पूरे स्टेटों की बात होती है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ही काम करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है क्या नॉर्थ ईस्ट को भी मिल रहा है, दिया जा रहा है,
क्या दूसरे हिली प्रदेश चाहे हिमाचल है उसको भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो उन सब चीजों को, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी उसको दी जा रही है, यानी इस ढंग से नहीं है। तो लेवल ठीक है। प्लेइंग फील्ड के हिसाब से दिया जाता है। और मांग हम हमेशा ज्यादा करते हैं, हमारी आदत में है कि हम ठीक जानबूझ बात के है, आपकी कहते हैं मांग कि ज्यादा होती है। आशीष सैनी जी, अब देखिए सरकारों ने, खासकर मैं बीजेपी की सरकार केंद्र की बात करूंगा, राज्य को विशेष सहायता के तहत 1806 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जिसमें कुछ राशि आवंटित भी हो चुकी है, जैसे 734 करोड़। तो सर आपको क्या लगता है, जब इतना पैसा आ रहा है, डेटा मेरे पास और भी है, समय समय पर आपको बताऊंगा अभी, तो ये क्या पर्याप्त नहीं है सरकार के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए? नहीं, एक तो आपने अभी बताया कि इतने करोड़ रुपए का सरकारी सहायता हुई है, जिसमें 734 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए। दरअसल अभी ये सरकार जो उत्तराखंड राज्य की है, अभी जैसे मैं इनके प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री के बयान दोनों को मिलाकर देखूं, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए कहां पर बजट खर्च करने की जरूरत जी। है, अभी शायद इनको जानकारी भी नहीं है। जी। अभी मैं इनसे अगर ये पूछूंगा कि हायर एजुकेशन के सेक्टर में आपने कितना खर्च किया है, कितना बजट आवंटित किया है, तो पता लगेगा कि हायर एजुकेशन के लिए ना तो संस्थान बनाने में और ना ही बच्चों की शिक्षा को अधिक बेहतर बनाने में कोई कार्य किया। मुख्यमंत्री जी ने एक होर्डिंग लगाए थे जिसमें कहा गया था कि हायर एजुकेशन करने वाले जो छात्र हैं या किसी बड़े संस्थान में यदि वो एडमिशन लेते हैं तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक छात्र को दी जाएगी। आज तक उस छात्र का पता नहीं है, उस छात्रवृत्ति का पता नहीं है, ना वो फॉर्म कहाँ मिलेंगे ये भी जानकारी नहीं है। दूसरी चीज पर आ जाइए, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ नहीं कर रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में मामला निगेटिव सेक्टर में जा रहा है। और जब ये आप बात करते हैं कि निर्मला सीतारमण जी इतने बजट पेश कर चुकी हैं, तो एक दो लाइनें हैं कि जो दवा की त्यों मर्ज बढ़ता गया। जैसे जैसे इन्होंने बजट पास किया उत्तराखंड के लिए, जो डेवलपमेंट का बजट था, डेवलपमेंट किससे होगा? डेवलपमेंट एजुकेशन से, हेल्थ सेक्टर से, और यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने से होगा। तो इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय नोटबंदी और जीएसटी जैसी महामारी से यहाँ के उद्योगों को तबाह किया है। जो इंडस्ट्रियल एरिया एनडी तिवारी जी के समय में, कांग्रेस के समय में स्थापित किए गए, आज वो छोटे छोटे प्लांट भी अपने काम को और कारोबार को चला नहीं पा रहे, जबकि जीएसटी में भी उनको 52% की छूट दी गई है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही हैं। जो हमारा आधारभूत उद्योग पर्यटन का था, होटल्स का था, पिछले बारिश की आपदा के बाद वो भी घाटे में चल रहा है। तो आखिर हम किसके भरोसे प्रदेश को चला रहे हैं? चलिए ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जितना बजट देती है राज्य को, तो उस हिसाब से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में या और चीजों में जिस डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है वो काम कर रहा है, या लगता है कि नहीं कम है और ज्यादा मिलना चाहिए? देखिए सचिन जी, जहाँ तक बात है, जो सेंट्रल बजट लास्ट ईयर आया था करीबन 51 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, और आप उसमें देखिए जो बजट था वो काफ़ी बहुत इंक्लूसिव था, और इस तरह से उसको डिवाइड किया गया था कि चाहे वो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, और चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो है एलोकेशंस करी हैं, और वो एलोकेशन में भी ग्रोथ है। उसका अगर आप ये देखिए, अभी दो दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया 2026 का, आप देखें जो जीडीपी की जो फोरकास्ट है वो करीबन 7.4% है, जो रियल जीडीपी की फोरकास्ट है। और अगर ये देखें कि 2027 वाला जो 27-28 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें अगर आप देखें उसमें जीडीपी की फोरकास्ट तो कम है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जो मॉडरेट है वो करीबन 7% के आसपास जो है जीडीपी मीडियम टर्म में रहेगी। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी कंट्री एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, और आप कंपेयर कीजिए वर्ल्ड लेवल से, सो वी आर नंबर 1 एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। अब आप स्पेशली देखिए, अगर आप ये देखें कि हमारा जो बिल्कुल फिजिकल डेफिसिट है आज जो है बड़ा कंट्रोल में, वो 4.4% ऑफ जीडीपी को जो है करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत प्रूडेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत ही उसको जो है संभाल के रखा है। जिस तरह से जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, उसके हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो फिजिकल डेफिसिट है, और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आप ये देखिए सीपीआई करीबन 1.75% पे है पिछले जो है पूरे साल। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक तो इन्फ्लेशन डाउन है, ग्रोथ है, और उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे फिजिकल डेफिसिट भी जो है कंट्रोल में। ठीक है तो आशीष जी, ये बहुत एक बैलेंस काम हो रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड जो है। आशीष जी देखिए, जब हम अलग अलग योजनाओं की बात करते हैं, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की अलग योजनाएं हैं, राज्य सरकार की अलग हैं, और उनका क्रियान्वयन कराना राज्य की जिम्मेदारी है।
तो आशीष जी मैं पूछना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया, ऐसे पीएमजेएसवाई के लिए 1000 करोड़, और सर जो शहरी आवास हो या चाहे ग्रामीण हो उसके लिए 261 करोड़, और सर इसी के अलावा जो बांध बनाए जा रहे हैं 710, 300 करोड़ जैसी पेयजल परियोजनाओं के लिए विशेष फंड केंद्र सरकार जारी कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, कहीं लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो इतने पैसे फिर कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए आप मेरे संदर्भ को समझिए जिस पर मैंने उल्लेख किया। मैंने कहा कि जब हम बजट निर्धारित करते हैं तो राज्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में और मामलों में, तो वो उसके लिए बताए ना कि बजट कितना बना है। अब इन्होंने कह दिया, आपने अभी जिक्र किया कि पेयजल योजना में बढ़ा है। भाई पेयजल योजना में जो खर्चा हो रहा है वो टेंडर तो इन्हीं के लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए वो बजट को कैसे वारे न्यारे करे, घर घर नल। तो सर थोड़े कांग्रेस वालों को भी मिलने चाहिए। आपको पता है नगर निगमों और नगर पालिकाओं ने आम उपभोक्ताओं पर कितना बड़ा जल मूल्य बढ़ा दिया है, उसमें कई गुना की वृद्धि हो चुकी है। तो ये जो पैसा खर्च दिखा रहे हैं ये तो उल्टा उत्तराखंड की जनता की जेब काटने के लिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ हेल्थ और एजुकेशन दो बेसिक सवाल किसी भी सरकार के हो सकते हैं, उस पर कितना खर्च किया है और उस पर जो बजट का प्रावधान है। मुझे आप बताइए, पैरामेडिकल के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भर्ती किया, उत्तराखंड को क्या फायदा है? यदि उत्तराखंड में बड़े बड़े हाईवे बन जाते हैं तो उत्तराखंड को कौन सा आर्थिक लाभ उसमें होने वाला है? जो टोल की वसूली है उसमें से कितना हिस्सा उत्तराखंड राज्य के बजट में आएगा जो वेलफेयर में खर्च करेंगे? ठीक है, राजेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी मैंने तो आप प्रपंच बना रहे हैं बजट के नाम। राजेश्वर जी मैंने तो एक डेटा बताया है। अब देखिए आशीष जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा बताओ, स्वास्थ्य बताओ, कितना बजट केंद्र से मिल रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखिए कितना बजट मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट है आशीष जी के लिए, कि ये इम्पोर्टेंट है कि कितना खर्च हो रहा है? पहले तो ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, कभी बोलते हैं जी बजट कम मिल रहा है, कभी बोलते हैं जी एक्सपेंडिचर जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है इनको शायद ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ऑलमोस्ट पैरेलल जो ऋषिकेश जो अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ महाराज, आप बजट का प्रावधान किया है आ रहा है। मनरेगा तो आपने भेज दी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। नंबर ऑफ सीट्स जो है बढ़ती जा रही है, इनको शायद ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि जो दूसरे तरह के आप खुद ही कंफ्यूज हैं। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भाई आपसे पूछ रहा हूं कि यदि हाईवे बन जा रहा है तो राज्य को उसका क्या लाभ मिल रहा है बताइए ना। स्मार्ट क्लासेस जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई जा सकती है, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट को राज्य के डेवलपमेंट के खर्च के ये शायद देखना नहीं या देख करके समझना नहीं चाहते या समझ करके बोलना नहीं चाहते जी। पहले तो नहीं मुझे तो समझ में आ रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं आपको समझाऊं। सच की बात करके हमारी भाजपा को किसी ऐसे प्रवक्ता से बात करनी चाहिए थी जो कम से कम। एक मिनट आशीष जी जरा राजेश्वर जी को बोलने देंगे। आशीष जी तो थोड़ा समझ में भी आएगी बात। अब आपने जो सवाल उठाया उसके जवाब भी हम लगातार अपने प्रवक्ताओं से ले रहे हैं। मैं राजेंद्र जी आपको चर्चा में लाना चाहूंगा और ये पूछूंगा सर आपसे, अगर हम मोदी सरकार की तुलना करें यूपीए गवर्नमेंट से, तो आपको लगता है कि मोदी और जो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, यहाँ पर लगातार हम सुनते हैं मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में, डबल इंजन की सरकार ने वो काम किया है जो डबल इंजन से उम्मीद और अपेक्षाएं हैं प्रदेश की जनता को डेवलपमेंट के लिए? देखिए जहाँ तक बात गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पिछले, अगर आप समझ लीजिए कि जिस तरह से पिछले 6-7 सालों में, देखिए 2 पीरियड है, मैं 2 पीरियड की बात करते हैं। एक पीरियड तो हो गया प्री कोविड पीरियड और एक हो गया पोस्ट कोविड पीरियड। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोस्ट कोविड पीरियड में इंडियन इकोनॉमी को संभाला है और जिस तरह से जो है उसको जो है एक तरफ से उसको एक डायरेक्शन दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। मैं अगर आप ये देखें कि अगर आप 17-18 या 18-19 के अगर आप डेटा उठा के देख लेंगे तो उस टाइम पे जो कैपेक्स था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उससे के बाद और आप देखें कोविड पीरियड के बाद उसमें करीबन जो है 12 से 13% का जो है इजाफा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं खर्च कर रही है। अब ये देखिए जहां तक बात है, कैपेक्स जो है 3 तरह से होता है। एक तो जो है गवर्नमेंट जो अपना पैसा जो है उधार लेके और खर्च करती है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में सब में करती है, या उसके अलावा हाउस होल्ड होते हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई मकान खरीदते हैं या कोई जो है फैक्ट्री लगाते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट जो है क्या हाउस होल्ड की तरफ से आता है और एक होता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। तो जहां तक अगर हम याद देखें कि जो टोटल जो है एक्सपेंडिचर है उसमें जो है करीबन 40 से 42% जो हिस्सा होता है वो हाउस होल्ड
लोगों का होता जी। है और करीबन 20 से 25% जो है पब्लिक सेक्टर का होता है, जिसे हम जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट, चाहे जो जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या खुद गवर्नमेंट होती है, और इसके अलावा करीबन 30% या 35% करीबन प्राइवेट सेक्टर का होता है। जो हम देख रहे हैं अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने, अगर आप पिछले साल देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11.11 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स प्लान दिया है, और उसमें अगर आप एक जो डेटा आए हैं दिसंबर तक के, जो डेटा आए हैं नवंबर दिसंबर तक के, करीबन 8.5 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। और जहां तक बात यह है कि हाउस होल्ड भी जो है जिस तरह से जीएसटी कट करा है, उससे जो है आप ये देखिए कि डिमांड बढ़ी है। और अगर इनकम टैक्स जो है 12 लाख और 75,000 भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 12,75 की हम बात जो कर रहे हैं, 12,75,000 तक बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम कर दी है, तो आप ये समझो उस पर नो इनकम टैक्स है, तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आया है। एक सवाल सर ये भी है कि हम 2004 से 14 के बीच का अगर कंपैरिजन करें कि भाई यूपीए में क्या मिला, तो उसका सर एक डेटा है 53,000 करोड़ का। अगर हम एनडीए गवर्नमेंट से इसका कंपैरिजन करें तो 14 से 24 के बीच 10 सालों में सर ये राशि 3.5 गुना बढ़ी है, 1,86,000 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं तो ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, लग रहा बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल सही बात है। देखिए जहां तक आप ये देखिए, गवर्नमेंट ने पोस्ट कोविड, अगर आप ये देखें, एक तो जीडीपी देखिए, जीडीपी का नंबर आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड जो है जीडीपी का नंबर बहुत अच्छा आया। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट ने जो मतलब कैपेक्स प्लान जो इंक्रीज करा है वो आप समझ लीजिए 24 से 26% के बीच जो है पोस्ट कोविड पीरियड में करा है। भले ही आप जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे कम करने लगे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, मार्केट में पैसा डाला है, एसएमई को पैसा दिया है, डिफरेंट सेक्टर में पैसा दिया है, उससे क्या हुआ कि हमारी ग्रोथ बढ़ी। आप ये देखेंगे कि करीबन जो हमारी जीडीपी है, जो हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो कहीं जो एस्टिमेट कर रहे थे 6.4 पे, अभी जो है हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 7% पे। और इवन अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 महीनों में 7.2 तक भी, और इवन 8% तक की जो जीडीपी वो दिखा रहा है। तो मेरे कहने का तो ये कि ग्रोथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ग्रोथ एक इंजन स्टार्ट किया है, और वो जो है अब हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या कोई और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही है उसका अब रिटर्न्स आ रहा है। ठीक है आशीष सैनी जी, अब ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, 53,000 करोड़ 10 साल में यूपीए, एनडीए में 1,86,000 करोड़ 14 से 24, तो सर फासला तो 3.5 गुना ज्यादा का है ना। अब आप कहते हैं केंद्र से क्या मिला, आप देख लीजिए क्या मिल रहा है। सर आप दरअसल आकलन ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर 53,000 करोड़ रुपए का हमारा जीडीपी था और वो बढ़ के अगर 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए हुआ है, तो ये करेंसी का साइड भी तो बढ़ा है। जो काम पहले 10 रुपए में हो रहा था वो आज 40 रुपए में हो रहा है, और आप कहते हैं देखिए मैंने 4 गुना कर दिया है। तो ये कोई बजट की वो नहीं है। आज में अगर मैं ये कहता हूँ कि एक परिवार का बजट यदि 10,000 रुपए था और आज वो बढ़कर 40,000 रुपए हो गया, तो 10,000 रुपए में जो काम होते थे वो आज 40,000 में हो रहे हैं। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये तो आकलन करने का तरीका ही गलत है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सरकार ना तो आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पा रही है और ना ही आंकड़ों का एनालिसिस कर पा रही है। तो सर आंकड़ों में हो रहा है काम। 3 लाख उद्योग बंद हुए नोटबंदी में और जीएसटी गलत लगाने से। आज उन उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किए हैं, क्या प्लान बनाया, तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। सर चलिए डबल भी कर लीजिए, 53,000 का 1 लाख करोड़ कर लीजिए। डबल मत कीजिए ना। नहीं आप कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ा है, तेल पहले सर तेल महंगाई तो सब कांग्रेस के टाइम पे भी यही सब कुछ था, महंगाई का रोना तो बीजेपी खूब रोती थी, ढोल बजाती थी सड़कों पे, तो महंगाई वगैरह तो सब पहले था, डबल कर लीजिए। करेंसी का साइज बढ़ा है। करेंसी सर 70-65 रुपए तो डॉलर आपका था ना, 65-70 तो डॉलर आपके टाइम पर भी था। हाँ तो $8 कितने का हो गया? आज 89-91 के आसपास है। 92। मुझे आप दुनिया का वो अर्थशास्त्री डॉलर के मुकाबले में करेंसी कमजोर हो रही है और हम तरक्की कर रहे हैं। ये कहां से मिलते हैं? ये नागपुर से मिलते हैं सारे ये लोग झूठ बोलने वाले लोग। चलिए राजेश्वर जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। की जेब बढ़ रही है। आज 40% लोगों के पास 1% हिस्सेदारी है सिर्फ। ठीक है राजेश्वर जी का जवाब ले लेते हैं सर, जल्दी सर राजेश्वर जी जल्दी बोलिए सर, समय का अभाव है थोड़ा सा, जल्दी बोलिए राजेश्वर जी। जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी हैं या कांग्रेस पार्टी का, उनका एक्चुअल में निगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसका हम लोग कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं सकते। डाटा बोल रहे हैं, फिगर बोल रही है और जमीन पे हकीकत दिखाई दे रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप डाटा कुछ भी नहीं बोल रहे, डाटा तो कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। बताने की जरूरत नहीं है। और जो बजट जो था
अगर आप टोटल आउटलेट देखेंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो कभी मुझे नहीं लगता कभी कांग्रेस ने सोचा भी होगा कि इतना बस बड़ा इसी बजट के आउटलेट फर्जी होगा। आंकड़ों को लेकर और सोच रही है। PwC, देश की इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था को डुबोने रेटिंग में मोदी एजेंसी है, सरकार ने वो भी कोई कह कोई रही कसर है नहीं छोड़ी कि है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट हम जो क्वेश्चंस मैं टारगेट आपसे कर रहे सर थे राजेंद्र जी, 2030 क्या उसको क्या आंकड़े फर्जी हैं? डॉलर बढ़ रहा है, पैसा घट रहा है, तो क्या डेवलपमेंट नहीं होगा देश में? सर 10 सेकंड्स में सर डॉलर आप आ जाइए, डॉलर उसके बाद कंपेरिजन डॉलर से आप सर डॉलर जल्दी, राजेंद्र जी 10 सेकंड में सर जल्दी आप बोलिए। इंटरनेशनली आप राजेंद्र जी बोलिए सर जल्दी। सर देखिए, जहाँ तक डॉलर की बात है, डॉलर जो है जिस तरह से जो है अभी तो आप देखेंगे पिछले एक महीने से डॉलर करीबन 8 से 10% गिरा है, लेकिन इंडिया की जो करेंसी है वो डिवैल्यूड भी हुई है। तो हम मानते हैं कि ये उल्टा हो रहा है, अगर डॉलर बढ़ रहा है। चलिए तो सर, मतलब मेरे जो पास है समय का अभाव है, राजेंद्र जी बहुत समय का अभाव है मेरे पास। आशीष जी, राजेश्वर जी, राजेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि जब बजट पेश होगा तो उत्तराखंड को क्या मिलेगा? कितनी आस लगाए बैठा है उत्तराखंड, क्या वो पूरी होंगी? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।